हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, तो द्विक्षारकी होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H2SO4, ये क्या है? एक द्विक्षारकी, ठीक ना, अम्ल होता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन किस प्रकृति का होता है। दोस्तों, एक क्षारकीय अम्ल होता है HCl, ठीक है, एक क्षारकीय अम्ल होता है HCl। द्विक्षारकीय अम्ल होता है H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बोलते हैं किंग ऑफ सम्राट, सॉरी, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, ठीक है, रसायनों का सम्राट बोलते हैं। या यहाँ पे त्रिक्षारकीय है जो है वो H3PO4 है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? ये त्रिक्षारकीय क्या है? अम्ल H3PO4 है। तो आपके सामने तीनों हैं, प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, ठीक है। कह रहा है कि फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इसके हैं, मतलब इसको हम किससे दिखाते हैं? इस चारों ऑप्शंस में है, यानी इनमें से कौन फुलरीन का सूत्र है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, यानी C60 परमाणु जो होता है वो एक फुलरीन होता है, ठीक है। तो आपके सामने हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों फ्रेंड्स, फुलरीन जो होता है C60 कार्बन का एक अपरूप है। इसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। फुलरीन को वर्ष 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. स्मेली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया, ठीक है। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। तो इस बातों को आप गौर से याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो संक्रामक धातुओं के, ठीक है, जो उत्प्रेरक कन्वर्टर होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? तो संक्रामक धातुओं के, जैसे निकल हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? ये सब उत्प्रेरक कन्वर्टर होते हैं, जो कि एक संक्रामक धातु है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों, आपके सामने है, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः संक्रामक धातुओं से बनाए जाते हैं। ये संक्रमण ट्रांजिशन धातुएं जिनसे उत्प्रेरक कन्वर्टर बनाए जाते हैं मुख्यतः प्लेटिनम, पैलेडियम तथा रेडियम हैं, ठीक है। क्या है? इसमें कुछ वो निकल भी आता है, ठीक है, इसमें दिया नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। यद्यपि प्लेटिनम बहुत ही सक्रिय उत्प्रेरक है और व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यह बहुत ही महंगा होने के कारण सभी अवसरों पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। दोस्तों, रेडियम को अपचयन उत्प्रेरक तथा पैलेडियम को ऑक्सीकरण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ना। इसको आप देख लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी रंगीन रत्न पत्थर का हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों, भौतिक रसायन में सोल एक प्रकार का कोलाइड है, ठीक है, जिसमें बहुत ही महीन कण एक सतत माध्यम में वितरित होते रहते हैं। रंगीन रत्न पत्थर भी एक प्रकार का ठोस सोल है, ठीक है, जिसमें महीन कण ठोस सतत माध्यम में वितरित रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहिए तो वीडियो रोक करके इसको आप अपने मन से पढ़ सकते हैं दोबारा से। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तो फिटकरी, जो फिटकरी होता है वो ऊर्ध्वपातज नहीं होता है, ठीक है ना।
आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वे ठोस पदार्थ जो बिना तरलावस्था में ही आए, क्या कह रहा है, वे ठोस पदार्थ जो बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर वाष्प में बदल जाते हैं, अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आप समझ रहे हैं इसको? यहाँ लिखा गया एग्जाम्पल में, जैसे कपूर, नेप्थलीन तथा अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातज हैं, जबकि फिटकरी क्या है, ऊर्ध्वपातज नहीं है। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे ठोस पदार्थ है जिसको हम अगर गर्म करें तो वो द्रव में ना बदल के सीधे गैस बन जाएगा, या फिर अगर कोई गैस है उसको हम अगर ठंडा करें तो द्रव में ना बदल के सीधे ठोस बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसमें जो पदार्थ इस पर सक्रिय भाग लेते हैं उनको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कौन कौन ऊर्ध्वपातज है, तो कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातज हैं, जबकि जो फिटकरी है वो नहीं है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया था, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो 10 का पावर -5 और 10 का पावर -7 के बीच, ठीक है, निलंबन जो कण होते हैं वो 10 का पावर -5 और 10 का पावर -7 के बीच उनका आकार होता है। ठीक है, यानी 10 का पावर -5 से ज़्यादा क्या उनका आकार होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो द्रव में द्रव का, ठीक है, जो पायस होता है वह द्रव में द्रव का एक कोलाइड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही मस्त इसका एग्जाम्पल है दूध। दूध क्या है, एक पायस होता है, एक पायस कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, वो उसमें द्रव होता है, इस प्रकार से वो उसको पायस कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों, जो नीचे लिखा गया है। फ्रेंड्स, पायस जो होता है एक द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। किसमें, द्रव में द्रव का। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, यहाँ से बन सकता है। जैसे दूध, पायसीकृत तेल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, आप समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूध है, तो इसका ऑप्शन पढ़िए आप ध्यानपूर्वक और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। तो दूध क्या है, एक पायस है, क्या है, एक पायस कोलाइडी विलयन है। ठीक है, दूध, जिसको हमने देखा भी पहले ऊपर पिछले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। फिर पढ़ते हैं, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इमल्सन कहलाता है, इसी को बोलते हैं हिंदी में पायसीकरण या फिर पायसी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। कोलाइड का निर्माण करने के लिए परीक्षित माध्यम, ठीक है, डिस्पर्स मीडियम में परीक्षित प्रवस्था को मिलाया जाता है। क्या कुछ कह रहा है कि कोलाइड का निर्माण करने के लिए परीक्षित माध्यम में परीक्षित प्रवस्था को मिलाया जाता है। इसलिए जब किसी द्रव में एक द्रव को परिक्षेपित किया जाता है तो पायस या इमल्सन का निर्माण होता है, जैसे दूध, कोल्ड ड्रिंक, पायसीकृत तेल, ठीक है, इत्यादि। तो आपने देखा इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो आप पढ़िए ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, अभिक्रिया तेज है। ठीक है, जो होते हैं यौगिक, इनमें जो अभिक्रियाएँ होती हैं, इनका क्या होती है, अभिक्रिया तेज होती हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। ये गलत है इस प्रकार से, कैसे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ लिखा गया ऑप्शन डी में ये अभिक्रिया तेज है, ये गलत है। किसके बारे में, इन यौगिकों के बारे में। ठीक है, बाकी ये 3 दिए गए हैं ये
सही हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन डी है सही है। बाकी अगर देखा जाए वास्तविकता क्या है इस क्वेश्चन की, तो बाकी ये 3 सही हैं और ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा होगा सही। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, या फिर पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं सहसंयोजक यौगिक। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सहसंयोजक यौगिकों में निम्न गुण होते हैं। पहला क्या है कि यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं यानी कम होते हैं। तीसरा क्या है, अभिक्रिया मंद गति से होती है। अभिक्रिया क्या होती है, काफ़ी धीमी गति से होती है, जबकि उसमें ऑप्शन में था अभिक्रिया तेज होती है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सही। ठीक है, जो कि सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है वो। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि गैस क्या होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या कह रहा है, क्योंकि गैस का जो होता है प्रसार गुणांक वो द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। द्रव तापमापी का उदाहरण पारा है। ठीक है, जो द्रव तापमापी होता है उसका एग्जाम्पल आपके सामने है पारा। ठीक है, इसको बोलते हैं पारा Hg। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैस तापमापी में क्या होता है, हाइड्रोजन का उपयोग होता है। हाइड्रोजन तापमापी 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकता है। ठीक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसों का प्रसार द्रवों की तुलना में अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसका पूरा रीजन रहा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, देखिए कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, तो हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा आंसर, पानी। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। सो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। इससे जब सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब वह पानी बनाता है। तो आपके सामने इसका रिएक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, ठीक ना, 2H2O2। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है ये वाला। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इससे जब सक्रिय ऑक्सीजन जब इसमें जो ऑक्सीजन इसमें है अधिक मात्रा में, दिख रहा है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, जब एक खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये जल का रूप ले लेगा। क्या होगा, जल का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए इसको। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, देखिए ध्यानपूर्वक। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, तो हीलियम का प्रयोग करते हैं। हीलियम का प्रयोग करते हैं गोताखोर समुद्र में। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। ठीक ना, बात समझ गए इसको। क्या होता है, अधिक दाब होने पर भी क्या होता है, जो हीलियम होता है वो रक्त में कम विलेय होता है। इस प्रकार से हीलियम का हम ऑक्सीजन में उपयोग करके गोताखोर के रूप में, सांस लेने के रूप में हम करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन क्या है, अक्रिय गैस नहीं है, ये एक अधातु है। क्या है, नॉन मेटल है, एक गैस है। ठीक है, नॉन मेटलिक गैस है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन तीनों, रेडॉन, ऑर्गन और नियान, सभी क्या है, अक्रिय गैस है। ये सभी जो ग्रुप 18 है, ग्रुप जो 18 है आवर्त सारणी का, उसमें पाए जाते हैं ना। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को, अगर लिखा हो तो कुछ देख लेंगे। ठीक है दोस्तों,
देख ही लेते हैं। देखिए, कार्बन अक्रिय गैस समूह में शामिल नहीं है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं यानी आते हैं, जैसे हीलियम, ठीक है, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी क्या है, यहाँ से मैंने जितना बताया यहाँ से, ठीक है, इतना जितना मैंने बताया ये पूरे क्या हैं, ये सभी क्या है, अक्रिय या फिर नोबेल गैस हैं। कौन कौन, हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनके यहाँ पे संकेत भी दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर भी दिया गया है और वो तत्व का नाम भी दिया गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नोबेल गैस या फिर अक्रिय गैस हैं, ठीक है। ये किसी अन्य तत्व से किसी अन्य धातु से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये अक्रिय होते हैं, यानी इनका अष्टक पूरा होता है। जब अष्टक पूरा होता है तो ये शांत रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक ना। तो जो अमोनिया होती है, अमोनिया गैस होती है, अगर इसको हम पानी में डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगी, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों, पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है। अमोनिया के ध्रुवीय गुण तथा उसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कुछ हद तक पानी में अमोनिया की उच्च घुलनशीलता को दर्शाता है, ठीक है। जलीय विलयन में अमोनिया एक क्षार की तरह कार्य करता है, ठीक है, और जल से हाइड्रोजन आयन प्राप्त कर अमोनियम तथा हाइड्रोक्सी आयन निर्मुक्त करता है। इस प्रकार से अमोनिया का ये रहा गुण जो जल में घुलने पर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, तो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। इथेनॉल होता है सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। दोस्तों, मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, जो काफ़ी टफ होते हैं एग्जाम, उन सब में पूछे गए हैं और काफ़ी ईजी भी होते हैं। अगर पढ़ाई नहीं की हैं तो यही क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आप लगा पा रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। कैसे, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों, मैग्नीशियम को डॉ विधि द्वारा, किसको, डॉ विधि द्वारा समुद्र के लवण मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O, ठीक है, समुद्र की जो लवण होता है मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O इतना होता है, द्वारा निष्कासित या फिर निकाला जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन 95% मैग्नीशियम प्लस 5% जिंक होता है, ठीक है, एवं मैग्नीशियम 1 से 15% मैग्नीशियम प्लस 85 से 99% एल्युमिनियम होता है, बनाने में सहायक होता है, ठीक है। यानी इसका उपयोग, किसका उपयोग, जो मैग्नीशियम, जो समुद्र का लवण होता है उससे मैग्नीशियम निकाला जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम बनाने में किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, बहुत ही करेक्ट, यानी मैग्नीशियम को जलाने पर भस्म बनता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जो कि ज़रूरी है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा नहीं आपका। कह रहा है, मैग्नीशियम को जलाने पर यह तीव्र सफ़ेद प्रकाश युक्त ज्वाला उत्पन्न करता है तथा वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके पाउडर युक्त राख ऐश में बदल जाता है, ठीक है। यह राख या भस्म मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया गया था, कहाँ पे, मैट्रिक एग्जाम में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। वातित जो जल होता है उसमें क्या अंतर्विष्ट होता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। यानी वातित जल होता है, जो खराब जल होता है, उसमें क्या होता है, CO2 अंतर्विष्ट होता है, ठीक है।
आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, बस कुछ लिखा नहीं है खास, वही है कि वातित जल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अंतर्विष्ट होता है, शामिल होता है। ठीक है, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है तो क्या है? तो बताइए, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, समुद्र के जल का शोधन यानी उसको हम साफ़ करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए सामान्य रूप से जो हम उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है उस विधि का? तो उस विधि का नाम है आसवन विधि। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। दोस्तों, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से हम आसवन या फिर डिस्टिलेशन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, आसवन विधि द्वारा, डिस्टिलेशन मेथड द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ऑप्शन पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर दीजिए। ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक आप एनालाइज कीजिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। जो जल होता है, जल में क्या होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आप समझ गए। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर है ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी किलो जूल प्रति किग्रा द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। किसको? ऊष्मीय मान को। ठीक है, किलो जूल प्रति केजी या फिर किग्रा द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, फिर इसको देख लेते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों, किसी ईंधन या पदार्थ के पूर्ण दहन में उत्पन्न हुई कुल ऊष्मा की मात्रा, अगर है किसी ईंधन या पदार्थ के पूर्ण दहन कंप्लीट कंबशन में उत्पन्न हुई कुल ऊष्मा की मात्रा प्रति किग्रा पदार्थ मात्रा के रूप में प्रदर्शित करना ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है, अतः इसका मात्रा क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति किग्रा होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन सी होता है। ठीक है, जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है। ठीक है, किसी द्रव के बारे में उबल गया, मतलब उबल माने बॉयल हो जाना। ठीक है, जब वो द्रव उबल जाता है तो क्या होता है उसमें? ठीक है, कोई लिक्विड उबलता है तो क्या होता है जब उसका, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब क्या होता है? परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? वह द्रव उबलता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। बस वही, ठीक है, जब कोई द्रव उबलने लगता है तो उसका जो होता है वाष्प दाब, ठीक ना, जो उसका होता है वेपर प्रेशर, वो क्या होता है? वो परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से द्रव लगता है उबलने। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि आर्द्रताग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर लेती है। क्या? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवाष्प को। ठीक है, जो आर्द्रताग्राही वस्तु होती है वो क्या कर लेती है? तो तत्काल तुरंत ही जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों, आर्द्रताग्राही पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने वातावरण से जलवाष्प को तत्काल तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। जैसे चीनी, शहद, इथेनॉल, ये सब क्या होते हैं? ये सब आर्द्रताग्राही पदार्थ होते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। किसके विलयन होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो होते हैं द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। ठीक है, जैसे
अधिकांश द्रव लिक्विड्स जो विद्युत चालन करने में समर्थ होते हैं वे अम्ल, क्षारक या लवणों के जलीय विलयन होते हैं। ये समझ गए आप। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, तथा नमक लवण NaCl क्या है, ये सभी विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ठीक ना, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। सो फ्रेंड्स, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, जो नमी होती है वायुमंडल में, उसी को बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं, बताइए। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किण्वन के क्या कहते हैं, किण्वन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, किण्वन। ठीक ना, आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। ठीक है, क्योंकि वह क्या है, बताइए। क्योंकि वह, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। ठीक ना, कह रहा है शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट जो होती है ठंडी अनुभूति है, फिर हमको छूने पे क्या ठंडी लगती है ना। तो क्यों देती है, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील होती है। ठीक ना, अत्यंत वाष्पशील होती है वो। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश बिखराव किस में होता है, प्रकाश बिखराव किस में होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, तो कोलाइडी घोल में क्या होता है, प्रकाश बिखराव होता है। समझ गए इसको आप। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। फ्रेंड्स, कोलाइडी विलयन में पदार्थ जो विलय होते हैं, जो विलयन में मिलते हैं पदार्थ, उनको हम विलय कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों का आकार जो व्यास होता है प्रायः 10⁻⁷ cm जो विलय होता है, और 10⁻⁵ cm के बीच रहता है। ठीक है, यानी कोलाइडी विलयन में जो विलय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका जो आकार होता है 10⁻⁷ cm से 10⁻⁵ cm के बीच रहता है। कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश जो होता है, प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, आप समझ गए इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी की उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन है, फिर पढ़ता हूँ। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, स्कंदीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्कंदीकरण, यह प्रक्रिया स्कंदीकरण कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। तो दोस्तों, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी जो होता है एलम को गंदले जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उड़नन तथा अवसादन के द्वारा होता है। इसको समझ गया, परिणामतः हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है। ये समझ गए। आप चाहो तो वीडियो रोक करके इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं और अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंकित जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पंकित जल के, पंकिल मतलब जो जल जो साफ़ नहीं होता, ठीक है, उसको साफ़ करने के लिए निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, साधारण फिटकरी का। किसका करते हैं, तो साधारण फिटकरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझिए इसको आप, साधारण फिटकरी का। आइए देखते हैं अगले कुछ, मतलब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। तो फ्रेंड्स, पंकिल जल के निस्सादन के लिए साधारण फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसे पोटास फिटकरी कहते हैं, फिर पोटास एलम भी कहते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, स्कंदन द्वारा। स्कंदन जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा पानी में लटके हुए कोलाइडी कण हटाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को।
सो फ्रेंड्स, पानी में उपस्थित मिट्टी, रेत, अन्य कोलाइडी कण, अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल में पोटास एलम या फिटकरी इसको बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी जल विलीन होकर K+ आयन, एल्युमिनियम Al3+ आयन एवं SO4 SO2- आयनों को वियोजित हो जाती है, मतलब उसमें टूट जाते हैं लोग, ठीक है, जिसमें एल्युमिनियम आयन जो होता है, जिसमें एल्युमिनियम आयन Al3+ ऋणावेशित कोलाइडी अशुद्धियों को स्कंदित कर देता है, ठीक है। तो ये रहा इसका रीजन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा अंतिम और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से देख लीजिए। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा कारण ऑप्शन डी, स्कंदन। इसका कारण क्या है? स्कंदन। जो मामूली कट फट जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब देखते होंगे आप, जब जाते हो आप सैलून में, तो जब नाई होता है, जब दाढ़ी बनाता है, जब शेविंग करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब उसकी चाकू चलती है तो कभी कभी कहीं कहीं कट फट जाते हैं, तो क्या करता है, फटाफट फिटकरी से उसको मल देता है, जिससे क्या होता है, अगर रक्तस्राव होता है तो वो रुक जाता है, ठीक है। तो वो किस कारण से होता है? तो स्कंदन प्रक्रिया से होती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। मामूली कट जाने पर फिटकरी, जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह रक्तस्राव को रोक देता है, इसका कारण स्कंदन है, ठीक है। तो दोस्तों, ये पूरा MCQs कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।